हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग का पॉलिटिकल समाप्त हो चुका है और हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है कि भारत की आर्थिक विकास, यानी कि भारत की आर्थिक विकास के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी, बीपीएससी और अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए और अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि भारत की आर्थिक विकास, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत की आर्थिक विकास कैसे हुई, इसकी रणनीति कैसे बनाई गई, इन सारी विषयों को हम आज चर्चा करने वाले हैं। कि 1948 से बात करते हैं कि 1948 से शुरुआत कैसे हुआ था। 1948 में भारत की प्रथम आर्थिक नीति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा घोषित की गई। यानी कि 1948 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारत की पहली आर्थिक नीति घोषित की गई। ठीक, इस आर्थिक नीति में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने पर बल दिया गया। इस आर्थिक नीति में किस पर बल दिया गया? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने पर बल दिया गया और विदेशी निवेश को हतोत्साहित किया गया। कुल मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का ऐसा पैटर्न बनाया गया जो समाजवाद की ओर झुका हुआ था। कुल मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का ऐसा पैटर्न बनाया गया जो किसके ओर? जो समाजवाद की ओर झुका हुआ था। अब हम बात कर दिए किसके बारे में? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1948 में कुल मिलाकर ऐसा अर्थव्यवस्था का पैटर्न बनाया गया जो समाजवाद की ओर झुका हुआ था। ठीक है, उसके बाद किया था कि 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की दूसरी आर्थिक नीति घोषित की। यानी कि 1956 में क्या हुआ? 1956 में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की दूसरी आर्थिक नीति घोषित की। भारत की दूसरी आर्थिक नीति घोषित की जो 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बनी रही। जो 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बनी रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दूसरी आर्थिक नीति घोषित की जो 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बनी रही। इसके निम्नलिखित तत्व हैं, यानी कि इस आर्थिक नीति के क्या क्या तत्व हैं, कि किसके आधार पर यह बनाया गया, उन सारी चीजों को अब देखेंगे। ठीक, कि राज्य की नैतिककारी और नियंत्रणकारी भूमिका की स्थापना की गई। ये जो दूसरी आर्थिक नीति बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसमें बोला गया कि राज्य की नेतृत्वकारी और नियंत्रणकारी भूमिका की स्थापना की गई। क्या की भूमिका की स्थापना की गई? उसके बाद इसमें क्या हुआ कि औद्योगिक मतों, यानी कि आइटम, यानी कि मत माने होता है आइटम, औद्योगिक मतों का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया। यानी कि उसमें जो आइटम थे उसको 3 भागों में वर्गीकरण किया गया, ए वर्ग, बी वर्ग और सी वर्ग। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या? ए वर्ग। इसमें कुल 17 आइटम थे। 17 आइटम थे जो पूंजी आधारित थे। ठीक है, ए वर्ग में कुल 17 आइटम थे जो पूंजी आधारित थे। इन्हें पूरी तरह से राज्य के अधीन रख दिया गया। इसे पूरी तरह से किसके? राज्य के अधीन कर दिया गया। ए वर्ग में कुल कितने आइटम थे? 17 आइटम थे जो पूंजी आधारित थे। उन्हें पूरी तरह से राज्य के अधीन कर दिया गया। अब हम बात करते हैं बी वर्ग की। तो इसमें कुल 12 आइटम थे, उनमें निजी क्षेत्र को आने की इजाजत दी गई। ठीक है, उनमें कुल 12 आइटम थे। बी वर्ग में कुल कितने? 12 आइटम थे और उसमें निजी क्षेत्र को आने की इजाजत दी गई। ठीक है, किंतु राज्य के कठोर नियंत्रण में। किंतु किसके? किंतु राज्य के कठोर नियंत्रण में आ सकते हैं, लेकिन राज्य के कठोर नियंत्रण में। अब हम बात करते हैं कि सी वर्ग की। सी वर्ग में क्या हुआ कि शेष आइटम जो उपभोक्ता वस्तुओं पर आधारित थे, यानी कि शेष आइटम जो उपभोक्ता वस्तुओं पर आधारित थे, उन्हें निजी क्षेत्र के लिए रख दिया गया। उन्हें निजी क्षेत्र के लिए क्या किया गया? रख दिया गया। उन्हें निजी क्षेत्र के लिए रख दिया गया। ठीक, निजी क्षेत्र पर निम्नलिखित प्रतिबंध थे। अब निजी क्षेत्र पर जो क्या थे? निम्नलिखित प्रतिबंध थे। यानी कि निजी क्षेत्र पर क्या क्या प्रतिबंध थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं।
उनके लिए कठोर लाइसेंसियां बनाई गई। उनके लिए क्या हुआ, कठोर लाइसेंसियां बनाई गई। निजी क्षेत्र के बारे में करते हैं कि उन पे क्या क्या प्रतिबंध थे, तो उनके लिए कठोर लाइसेंसियां बनाई गई। कुछ निजी क्षेत्र की मतों यानी कि आइटम को 1967 में लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया। क्या किया गया, 1967 में लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया। ठीक है। श्रम कानून मजदूरों के पक्ष में थे। इसमें जो थे श्रम कानून मजदूरों के पक्ष में थे। हम क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि निजी क्षेत्र पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए थे, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि श्रम कानून जो थे मजदूरों के पक्ष में थे। श्रम कानून मजदूरों के पक्ष में थे। ठीक। टैक्स की रेट यानी कि करों की दरें, टैक्स की रेट यानी कि करों की दरें अत्यधिक उच्च थी और प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष करों का बोलबाला था। टैक्स की दर अत्यधिक उच्च थी और प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष करों का बोलबाला था। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट की सरकारी कीमत निर्धारण प्रणाली थी, यानी कि सरकारी जो कीमत थी वो कौन सी प्रणाली थी, वो निर्धारण प्रणाली थी। सरकारी जो कीमत थी वो निर्धारण प्रणाली थी। अब उसके बाद हम देख लें कि इसके परिणाम क्या हुए, यानी कि निजी क्षेत्र पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, जो चीज मैंने आपको बताया, ठीक है, उसके परिणाम भी तो कुछ हुए होंगे। जब प्रतिबंध लगा होगा तो यानी कि रोक लगा होगा तो उसके क्या क्या परिणाम आए होंगे, इस चीज के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है। पहला चीज देखते हैं कि राज्य की अत्यधिक, क्या देखेंगे कि राज्य की अत्यधिक भूमिका ने औद्योगिक कार्य कुशलता और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित किया। यानी कि राज्य की क्या थी कि राज्य की अत्यधिक भूमिका ने औद्योगिक कार्य यानी कि राज्य की अत्यधिक भूमिका यानी कि राज्य उसमें इतना ना शामिल हो गया कि औद्योगिक कार्य कुशलता और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित किया गया। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग नुकसान में जाने लगे। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे वो नुकसान में जाने लगे क्योंकि उनमें भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही पनप गया। ठीक है। क्योंकि उनमें क्या हुआ, उनमें भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार पनप गया। अर्थव्यवस्था में लाइसेंसी राज्य का बोलबाला हो गया। अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, लाइसेंसी राज्य का बोलबाला हो गया। अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, लाइसेंसी राज्य का क्या हो गया, बोलबाला हो गया। ठीक। उसके बाद देखते हैं कि भारत के आयात बढ़ गया और निर्यात अत्यधिक घट गया। भारत में क्या हुआ कि आयात बढ़ गया और निर्यात एकदम घट गया। परिणाम स्वरूप भारत में भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप भारत में भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न हो गया। प्रति व्यक्ति आय कम रह गई और समृद्धि दर भी कम रह गई। प्रति व्यक्ति आय कम रह गई और समृद्धि दर भी कम रह गई। उच्च मुद्रास्फीति दर देखने को मिली। उच्च मुद्रास्फीति दर देखने को मिली। उन्नीस सौ नब्बे में भारी संकट उत्पन्न हुआ। 1990 में भारी संकट उत्पन्न हुआ और कच्चे तेल का आयात और महंगा हो गया। कच्चे तेल का आयात और महंगा हो गया। इस आलोक में अर्थव्यवस्था में आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता हो गई। इस अर्थव्यवस्था में कच्चा तेल और महंगा हो गया तो अर्थव्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता हो गई। परिणाम स्वरूप भारत में नई आर्थिक नीति को लाया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत में नई आर्थिक नीति को लाया गया। परिणाम स्वरूप क्या होगा, भारत में नई आर्थिक नीति को लाया गया। नई आर्थिक नीति, अब बात कर नई आर्थिक नीति। 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने की। ठीक है। यानी कि 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा संसद के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने की और इसके पीछे प्रेरणा तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। ठीक है। नई आर्थिक नीति के 3 घटक थे। यानी कि नई आर्थिक नीति में क्या हुआ, ठीक है, इसके बारे में इसके 3 घटक तत्व आधारभूत कुछ भी कर सकते हैं। पहला उदारीकरण, इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा लगाए गए कठोर नियंत्रण से उद्योगों को मुक्ति दी गई और कठोर लाइसेंसी नीतियां को समाप्त कर दिया गया।
इसके द्वारा सरकार के द्वारा जो लगाई गई थी पहली, उसे कठोर जो लगाया गया था उसको प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया और कठोर लाइसेंसिया नीतियां को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। 1991 की घोषणा ने सिर्फ 18 उद्योगों पर लाइसेंसिया नीति जारी रखी। क्या हुआ कि सिर्फ 18 उद्योगों पर 1991 की घोषणा, यानी कि 24 जुलाई 1991 वाले घोषणा की बात कर रहे हैं कि 1991 की घोषणा ने सिर्फ और सिर्फ 18 उद्योगों पर लाइसेंसी नीतियां जारी रखी। वर्तमान में यह उद्योग मात्र 5 है। वर्तमान में यह उद्योग मात्र कितना? 5 है। खतरनाक रसायन, तंबाकू और सिगरेट, मादक पेय, बारूद, औद्योगिक विस्फोट सामग्री इत्यादि, एरोस्पेस तथा रक्षा। अब बात करते हैं कि निजीकरण के बारे में कि सर्वाधिक उद्योगों के एकाधिकार को खत्म करना, उद्योगों में सरकारी स्वामित्व को बढ़ाना घटाना निजीकरण कहलाता है। क्या? सर्वाधिक उद्योगों के एकाधिकार को खत्म करना। ठीक है। सर्वाधिक उद्योगों के एकाधिकार को खत्म करना, उद्योगों में सरकारी स्वामित्व को घटाना निजीकरण कहलाता है। उद्योगों में सरकारी यानी कि सरकार ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी तो उसको निजीकरण कहा जाएगा। ठीक है। 1991 की नीति में सरकारी एकाधिकरण वाले उद्योगों की संख्या 1991 की नीति में क्या हुआ कि सरकारी एकाधिकरण वाले उद्योगों की संख्या 17 से घटकर 8 हो गया। कितना हो गया? यानी कि 17 से घटकर 8 हो कर दिया गया। और वर्तमान में यह सिर्फ कितना है? वर्तमान में यह सिर्फ 2 है। भारतीय रेल नाभिकीय अनुसंधान और उससे संबद्ध गतिविधियां। भारतीय रेल नाभिकीय अनुसंधान और उससे संबद्ध गतिविधियां। सरकार ने विनिवेश की नीति को बढ़ावा दिया। सरकार ने विनिवेश की नीति को बढ़ावा दिया। विनिवेश का अर्थ क्या होता है? विनिवेश का अर्थ होता है कि सरकार अपने स्वामित्व वाले उद्योगों को पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से निजी क्षेत्र को बेच दे। सरकार अपने फैक्ट्री को, सरकार अपने द्वारा बनाए गए फैक्ट्री को निजी क्षेत्र के हाथों बेच दे। यदि सरकार अपनी 51% से अधिक हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेच देती है तो फिर उस उद्योग में नियंत्रण, प्रबंधन और स्वामित्व निजी क्षेत्र का ही हो जाता है। इसे रणनीतिक विनिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रणनीतिक विनिवेश कहा जाता है। क्या पढ़े हैं आज? नई आर्थिक नीति। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।